गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आज बात करेंगे 12th बायोलॉजी चैप्टर 16 की। ठीक है, तो हमारा जो अध्याय 16 है वो किसके ऊपर है? पर्यावरण के मुद्दे। ठीक है, इन्वायरमेंट इश्यूज़। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम। वो में आपको ये आपका एग्ज़ाम में नहीं आता है, और जो आपकी प्रस्तावना होती है ये भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। इस पे हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जिसकी जो रूपरेखा है, पाठ्यक्रम है, तब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप पर्यावरण के मुद्दे में जो पाठ्यक्रम है आप इसको समझ लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन समझ लेंगे, तो आपको पूरा जो 16 चैप्टर है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा आपके लिए टॉपिक्स जो कि आपको टफ लगेगा। अंडरस्टैंड? तो इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए पाठ्यक्रम। ठीक है, वातावरणीय प्रदूषण। वातावरणीय मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण में जो प्रदूषण होता है वो उसके विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का जैव समुदाय पर प्रभाव पड़ना। मतलब जो हमारे पास जो वातावरणीय प्रदूषण है, ठीक है, हमारे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का जैव समुदाय, किस समुदाय पर प्रभाव पड़ रहा है? इसका प्रदूषण का जैव समुदाय पे क्या पड़ना? प्रभाव पड़ना। हम 60 यही पर्यावरण के मुद्दे में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है उन्हें दूर करने के सकारात्मक प्रयास। देखिए, अब दूर करने के तो बहुत सारे प्रयास होते हैं, अगर लेकिन हमने कोई और चीज़ का उपयोग किया तो वो हानिकारक भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ उन मुद्दों पर बात करेंगे जो इन प्रदूषणों को दूर करने के लिए सिर्फ सकारात्मक प्रयास होंगे। ठीक है, हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। एक टॉपिक अपना ये हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा फिर आपका वैश्विक पर्यावरण में परिवर्तन। जो वैश्विक पर्यावरण है उनमें परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो अब वैश्विक पर्यावरण का मतलब समझ जाइए, ग्रीन हाउस प्रभाव, इसमें कैसे परिवर्तन किया जाएगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें कैसे परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, समुद्रिक स्तर में वृद्धि तथा ओजोन परत के क्षय का जीवों पर प्रभाव। मतलब जो जो ओजोन परत है उसमें जो छिद्र हो रहा है उसका जो प्रभाव है वो जीवों पर, पृथ्वी पर, अन्य सभी मतलब जीवों पर प्रभाव पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जीवों में सभी आ जाते हैं, जीव जंतु पक्षी प्राणी सभी जीव मतलब सभी आ जाते हैं। आप इस चीज़ को समझते हैं, तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, पर्यावरण के मुद्दे। अब ये पूरा हमारा जो 16 चैप्टर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड है? वो पूरा पर्यावरण के मुद्दे पर। तो हमें किस प्रकार से हो रहा है प्रदूषण, किस प्रकार से हम इनको दूर करेंगे, वो सब सारा डिस्कशन हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरी सारी वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो आपको पूरा 16 चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। और जब कोई चीज़ हमें समझ में आ जाती है तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, रटने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए सबसे मेन जो अपना जो चैप्टर होता है उसमें क्वेश्चन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, कि इस चैप्टर में आखिर बात किस चीज़ की चल रही है। ये जो चैप्टर है वो हमसे चाहता क्या है कि हम किस चीज़ के बारे में नॉलेज लें, किस चीज़ को जाने पहचाने, वो सब चीज़ों के बारे में हमसे ये जानना चाहता है। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन बनते हैं जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन भी करता है तो हम उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ में आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना देखेंगे, इंट्रोडक्शन। प्रकृति एक मानव का सृष्टि की उत्पत्ति से संघनिष्ठ संबंध रहा है। क्या बोल रहा है? प्रकृति एवं मानव का। किसका? प्रकृति यानी वातावरण, मानव यानी जीव, सभी। आप मानव भी आ जाएंगे उसमें, और जीव जंतुओं का भी हमसे कोई ना कोई एक कनेक्टिविटी होती है। तो प्रकृति एवं मानव का सृष्टि की उत्पत्ति से घनिष्ठ संबंध रहा है। पृथ्वी पर मानव के आविर्भाव के साथ ही उसकी आवश्यकताओं का भी जन्म हुआ है। देखिए, ऐसा तो नहीं मनुष्य अगर पैदा हुआ है तो उसको किसी भी पर्यावरण की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर पर्यावरण में पेड़ पौधे हैं तो हमने उनको क्या खाने के रूप में यूज़ करा है। ठीक है, ऐसी अनेक चीज़ हैं जिसमें हमने क्या करा है, प्रकृति का कहीं ना कहीं। अगर हमारे लिए प्रकृति ना हो तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है, अगर हम बात करें, आप बायोलॉजी की बात कर लीजिए या फिर आप पर्यावरण की बात कर लीजिए या आप पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कर लीजिए, ये छोटी सी एक परिभाषा है। ये 5 तत्वों से ही मिलकर उत्पन्न हुई है: जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, आपका कोई भी द्रव होगा, कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी गैस होगी, आपकी जो भी A to Z चीज़ें हैं वो इन 5 तत्वों से ही मिलकर हमारी एक जीवन का निर्माण हुआ है। तो बेसिक सी बात हम आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को। आदि मानव का जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था।
अभी हम क्या होने लगे हैं, आर्टिफिशियल हो गए हैं, कृत्रिम चीज़ों का निर्माण करने लगे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो हम क्या करने लगे, नई नई चीज़ों का आविष्कार करने लगे हैं। लेकिन जो आदि मानव थे तब उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज़्यादा शिक्षित मतलब ज़्यादा शिक्षित थे, बिल्कुल ही शिक्षित नहीं थे। तब ये क्या करते थे, पूरा प्रकृति पर निर्भर थे। ठीक है, इनका रहने का जो जगह थी प्रकृति में ही था। ठीक है, किस प्रकार से खाना है वो प्रकृति से ही प्राप्त होता था। इनकी सब ए टू जेड प्रकृति से ही इनका पूरा निर्भर था। ठीक है, उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। बस दिन भर का खा लिया, सुबह शाम खाना मिल गया, कहीं से भी मांस जीव जंतु को मारा, कच्चा पक्का जैसा भी मिला खाया, बस दिन भर की भूख मिटी, फिर नेक्स्ट दिन निकल जाना शिकार पे। तो मतलब इनकी आवश्यकता सीमित थी, हमारे से नहीं। हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, इससे इनकी आवश्यकताएं नहीं थी। कहने का मतलब यही है। ठीक है, अतः मानव एक प्रकृति में एक सामंजस्य था। ठीक है, मस्तिष्कीय ज्ञान में अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ होने के कारण मानव अपने उत्पत्ति काल से लेकर, अब उत्पत्ति काल मानव की कब हुई, उस काल से लेकर 1750 तक की बात कर रहा है, जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। मतलब एक भी मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया था तब से लेकर 1750 ईस्वी तक नई नई प्रौद्योगिकी विकसित करता रहा। मतलब प्रौद्योगिकी मतलब भाई टेक्नोलॉजी हमें प्राप्त हो रही है, नई नई हर चीज़ में हम विकसित शुरू कर रहे हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं करता रहा, लेकिन इस सारी प्रौद्योगिकियों की विकास गति धीमी थी। क्या था, पहले जो भी कोई जो टेक्नोलॉजी आती थी उसका जो विकास हुआ, मतलब जो लोगों में फैलती थी बहुत स्लो फैलती थी। लेकिन अभी क्या है, आजकल आपका स्क्रीनिंग का ज़माना है। ठीक है, तो सब जो चीज़ भी मार्केट में आती है, कहीं भी आती है, तो वो एकदम तेज़ी से फैल जाती है। अब इसके बाद हम करेंगे, आदमी के पास ना तो प्राकृतिक दोहन की क्षमता थी और ना ही विकास की इतनी ललक, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था कि हम ये चीज़ करेंगे तो अगर हम मतलब एरोप्लेन बनाएंगे तो हम आकाश में उड़ सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत पड़ी भाई आकाश में उड़ने की, हम तो पृथ्वी पे ही बढ़िया है। मतलब यही समझने की अब हमें ना ललक थी करने की और ना ही टेक्नोलॉजी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा थी। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं, विकास की इतनी ललक नहीं थी। 1750 ईस्वी में ब्रिटेन में हुई प्रौद्योगिकी क्रांति ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। अब ये ललक जो यहाँ से आई 1750 में, कहाँ से, ब्रिटेन में हुई प्रौद्योगिकी क्रांति ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। अब यहाँ से बिल्कुल चेंजेस होने लगे हैं। ठीक है, जैसे जैसे अब आगे हम बढ़ते जाएंगे हमें चेंजेस देखने को मिलते जाएंगे। तो प्रौद्योगिक क्रांति के सूत्रपात का श्रेय जेम्स वाट को दिया जाता है। किसका? औद्योगिक क्रांति का। ये आप नोट कर लीजिए, औद्योगिक क्रांति का जो सूत्रपात है मतलब श्रेय जेम्स वाट को दिया जाता है। किसको? जेम्स वाट को दिया जाता है, जिन्होंने भाप का इंजन बनाकर भाप शक्ति की खोज की। इन्होंने क्या करा, जेम्स वाट ने क्या करा, भाप के इंजन का निर्माण किया। ठीक है, खोज की। इसी बाष्प ऊर्जा के ज्ञान से नए कारखानों, औद्योगिक नगरों का उद्भव हुआ। सड़कें, नहरें, रेल लाइनें, पुल और बिजली घर आदि पृथ्वी पर तेजी से प्रकट हो गए। किसकी बाद में की बात चल रही है? 1750 के बाद की बात है ये सब चीज़ें। ठीक है, इससे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, अब तेजी से प्रकट हो गए। 1859 ईस्वी में अमेरिकी E.L. ड्रेक, अब किसकी बात हो रही है? 1859 ईस्वी में अमेरिकी, कहाँ के थे? अमेरिकी E.L. ड्रेक ने। कहीं ना कहीं आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर आपने इन चीज़ों को डीपली पढ़ा है तो आपको बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा, एग्ज़ाम में तो इतना नहीं पूछा जाता है, आप लोगों से इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। अगर मैं आपको इतना लेंथी पढ़ा रही, बोले अरे मैडम आप तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो प्रस्तावना में, लेकिन ये टाइम वेस्ट तो आपका हो रहा है, लेकिन आप इस जो पर्यावरण के मुद्दे हैं आप इसे कभी नहीं भूलोगे अगर आपने ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, क्योंकि मैं बीच में से टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, और अधिकतर लोग यही करते हैं पढ़ाने में कि बस जो मेन होता है पढ़ा देते हैं बच्चों को, वो चीज़ उस टाइम में समझ में आ जाती है लेकिन बाद में जाके भूल जाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को शुरू करेंगे तो हम उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। हमारे लिए वो हमेशा एक शस्त्र की तरह होती है जो हमें हमेशा काम आती है। इसलिए मेरा कहना है कि आप भले चाहे स्लो पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, तो ताकि आपको लाइफ में कभी भी काम आ जाएगा। ठीक है, और नॉलेज ऐसा होता है कि आपको किसी ना किसी जगह आपको काम आ जाता है। ऐसा ना सोचिए कि ज़्यादा पढ़ के हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे किसकी? अमेरिकी E.L. ड्रेक ने तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए अमेरिकी
अमेरिकी पेंसिल्वेनिया में प्रथम नलकूप खोद डाला। क्या खोदा? नलकूप खोद डाला। एक और ईंधन का ज्ञान लोगों को मिल गया और फिर क्या था, एक से एक यांत्रिक उपकरण बाजार में छा गए। कार हो गई जैसे, ठीक है, कार का उत्पादन मतलब निर्माण हुआ कारखानों में। हवाई जहाज, मोटर, फिर साइकिल, डीजल इंजन, जनरेटर, पंपिंग सेट, ट्रैक्टर आदि अनेक तरह के इंजन अस्तित्व में आ गए। ठीक है, किसके बाद में? 1859 के बाद की बात है ये। ठीक है, अब बात करेंगे हम इस चीज़ को आ गए। आज मात्र 300 से 350 वर्षों की मानव की प्रगति ने कंप्यूटर एवं इंटरनेट का युग तो ला दिया है, लेकिन प्रौद्योगिकी के विस्तृत विस्तार ने इतनी विषाक्तता प्राकृतिक पर्यावरण में घोली है कि वह समस्त जीव जगत के विनाश का कारण बन गई है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का पर्यावरण ही दूषित हो चुका है। अब देखिए, हम बात करें 1750 की, तो इससे पहले प्रकृति बिल्कुल प्रकृति की जैसी थी, उसमें कोई एक प्रदूषण पदार्थ नहीं था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन अब बात करते हैं हम 1750 से जो हमारी प्रक्रिया स्टार्ट हुई, ठीक है, 350-300 की हम बात करें, वर्षों की बात करें, तो इसमें हमने इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ाई है अपने आप में कि एक जो पर्यावरण था उसका ख्याल ही नहीं करा। बस एक लालच ललक लग गई हमको कि हमको नई नई टेक्नोलॉजी लाना है और अपनी जो चीज़ है उनमें आगे क्या करना, ग्रोथ करते जाना है। एक के बाद एक करते गए, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का? नहीं सोचा, और लास्ट में क्या हुआ, इसका विनाश ही हमें देखने को मिला। टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई, लेकिन पर्यावरण पूरा विनाश होते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं, शहरीकरण हुआ। औद्योगिकरण में, कृषि में कीटनाशियों एवं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग तथा परमाणु ऊर्जा के उपयोग ने पर्यावरण के प्राकृतिक सामंजस्य को जिस प्रकार परिवर्तित किया है, वह समस्त जीव समुदाय के अस्तित्व के लिए हानिकारक होता चला जा रहा है। अब बात सीधी सी बात है, समझिए आप। हम बात करें, देखिए प्रकृति को कैसे नुकसान हो रहा है। हम शहरों में क्या करते हैं, सबको शहरों में जाने की ललक होती है, क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे औद्योगिकरण होता है, जॉब की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें हर चीज़ का हमें लाभ मिलता है, तो हर कोई क्या चाहता है कि हम शहरों में जाकर रहें। गाँवों में कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि गाँव में सब सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। अभी तो मैक्सिमम बिजलियाँ गाँवों तक पहुँच गई है, पहले क्या होता था, बिजलियाँ नहीं मिल पाती थी, तो और जो शहर ही होता था वहाँ पे बिजलियाँ पूरी पर्याप्त रहती थी। तो मतलब हर चीज़ को लेकर आपकी जो डाटा नेटवर्किंग रहती थी वो नहीं मिल पाती थी, शहरों में मिल पाती थी ईजिली सब। तो धीरे धीरे क्या हुआ, शहरीकरण बढ़ा। अब शहरीकरण बढ़ेगा तो ये ऑब्वियसली बात है, जहाँ जगह होंगी उसको उस जगह ऐसी जगह बनाई जाएगी जहाँ पे हम क्या करेंगे, रह सकें। अब तो रहने लिए जो जगह होगी उसको हम जो भी पेड़ पौधे होंगे उस जगह का काट देंगे। तो शहरीकरण में भी हमें मतलब पेड़ों से हमें मतलब पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। औद्योगिकरण से यानी कि हमने कारखाने खोले, कारखानों से, चिमनियों से जो धुआं निकलेगा, वो धुएं के रूप में जो निकलेगा वो वायु प्रदूषण को प्रदूषित करेगा। ठीक है, जिससे क्लोरोफ्लोरोफार्मिंग जो भी होता है वो किया। फिर कहीं ना कहीं हमने अपनी सुविधा के अनुसार हम जो रेफ्रिजरेटर बनाने शुरू कर दिए, AC बनाना शुरू कर दी, उससे भी प्रकृति को क्या होगा, हानि होने लगी। अब ये तो अपने शहरीकरण औद्योगिकरण की बात हो गई। चलो यहाँ तक बात सीमित थी, इतना समझ में भी आया, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास होना भी ज़रूरी था। लेकिन कृषि की हम बात करें, अब लोगों को ज़्यादा उपज चाहिए रहती है, तो नए नए प्रकार की कीटनाशक दवाएं खेतों में छिड़क रहे हैं, ये नहीं ये डालिए, ये नहीं ये डालिए। उस टाइम पे तो थोड़ा किसानों को लाभ हो जाता है, लेकिन वही अनाज जो खेतों से पैदा हो रहा है वो अब साथ साथ में उनकी मिट्टियों को भी ख़राब कर रहा है। उसकी जो नाइट्रोजन स्थिति रहती है मिट्टियों में, वो सब समाप्त हो जाती है हानिकारक रासायनिक दवाओं से। साथ में ही जो अनाज हो रहा है वो दूषित पैदा हो रहा है। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं, जो लोग जिस भी व्यवसाय को करते हैं, कोई सब्जी की फसल का उत्पाद करता है, कोई अनाज गेहूँ की कर रहा होता है, तो सबको अपना जो उत्पाद है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं लाभ चाहिए होता है। अब सब्जी की हम बात करें, सब्जियों में क्या करते हैं, केमिकल्स इंजेक्शन आते हैं, वो लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उपज होती है, पैदावार होती है और जल्दी प्राप्त होती है। तो अब उस चीज़ का शहरों में सेवन कर लिया जाता है, तो हमें उससे क्या विनाश ही हो रहा है ना जीवों का। तो अब वही चीज़ें हम क्या करते हैं, अब हम मानव जाति की हम बात करें, हमने सुविधा के लिए प्लास्टिक बनाना शुरू कर दिया। अब प्लास्टिक क्या हो रहा है, कोई भी जीव उसको खा रहा है तो वो डायरेक्टली मर रहा है। ठीक है, नष्ट हो रहा है, समुद्र में जा रहा है, समुद्र का जो भी ग्लोबल वार्मिंग मतलब गर्माहट है वो बढ़ रही है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं। तो मतलब ये ऐसा रिसाइकल चक्र है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि शिक्षित होते हुए भी हम इस चीज़ को कम नहीं कर पा रहे हैं और इस चीज़ को बढ़ावा ही मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन में इतना आपको समझा दिया है। आगे की मैं बात करती हूँ आपको ज़रा सी, ये सब जो हमने इतना समझा इतने टाइम में, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ आए। देखिए, इन्हीं हानिकारक प्रभाव डालने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। अब सिर्फ आपसे कोई पूछे व्हाट इज दिस प्रदूषण, तो आप प्रदूषण को समझाइए। ये सब जो चीज़ें हमने बात करी, यहाँ पे हमने क्या देखा, कार बनाई गई, हवाई जहाज़ बनाए गए, मोटरसाइकिल्स बनाई गई, डीजल इंजन बनाए गए, जनरेटर बनाए गए, औद्योगिकरण में बहुत सारे कारखानों में और भी नई नई चीज़ें बनाई गई, उससे क्या धुआं उत्पन्न हुआ। अब हमारे ईंधन का, पेट्रोल ईंधन का भी कहीं ना कहीं वो हुआ। तो एक कहने का मतलब इन सब चीज़ों को ही हम क्या कहेंगे, हानिकारक प्रभावों को ही प्रदूषण कहेंगे, जिससे वातावरण को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हो, मतलब नुकसान हो। अब तो प्रदूषण की डेफिनेशन देखिए आप। प्रदूषण वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन। ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है जिससे मनुष्य या अन्य जीवों की प्रक्रियाओं, जीवन दशाओं, सांस्कृतिक गुणों तथा प्राकृतिक संसाधनों को कोई हानि हो या हानि होने की आशंका हो, उसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात किससे चल रही है, जीवों की प्रक्रियाओं। ठीक है, प्रक्रियाओं में आप सब कुछ को ले सकते हैं, प्रक्रियाओं की बात चल रही, जीवों की प्रक्रियाओं की। तो जीवन दशाओं में सांस्कृतिक गुणों की, प्राकृतिक संसाधनों की जो भी हानि होना उनको, ठीक है, हानि हो चुकी है या होने की आशंका है, इसी प्रक्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन ये है। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में हम देखेंगे, ईपी ऑडम के अनुसार, एक वैज्ञानिक है, इनकी क्या कहना है, इनका देखते हैं, इनके शब्दों में समझते हैं प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण वायु, जल, भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जो मनुष्य एवं अन्य जीवों, मनुष्य तो है ही, साथ में अन्य जीवों की जैविक परिस्थितियों मतलब उनके रहने सहने, उनका जो क्षेत्र है, परिस्थितियाँ एवं परिवेश के प्राकृतिक, परिवेश मतलब उनका आसपास का क्षेत्र, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के लिए हानिकारक होता है, प्रदूषण कहलाता है। ये किनके शब्दों में ये डेफिनेशन है, ईपी ऑडम के अनुसार। तो आप समझ लीजिए, और बाकी पूरा टॉपिक है प्रदूषण क्या है, ये सब चीज़ मैं आपको कंटिन्यू करती जाऊंगी वन बाय वन। तो आज अपना वीडियो लंबा हो गया है, तो यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। आई होप आपको प्रदूषण समझ में आया होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है प्रकृति में। मैंने आपको पूरा बताया है 300 साढ़े 300 वर्षों का किस प्रकार से ये चक्र चला, और हमारा जो वातावरण है वो धीरे धीरे कन्वर्ट किस में हो गया, प्रदूषित होता चला गया है। इसकी देन सिर्फ मनुष्य है और कोई नहीं है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे तो आपको ये हमेशा ही काम आता है। थैंक्स अलॉट सभी दोस्तों को, एंड आप मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे बच्चों तक भी ये चीज़ पहुँचे जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। देखिए, नॉलेज सभी के पास होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश से कभी कभी नहीं पढ़ पाते हैं, बचपन में पूरी चीज़ स्टडी होती है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और फिर उनको एकदम से लगता है कि नहीं, हमें ऐसी चीज़ मिल जाए जो कोई हमें बेसिक से पढ़ा दे। ठीक है, नॉर्मल टॉपिक तो सभी पढ़ाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहीं पढ़ाने की, तो मैं डायरेक्टली आती है आपसे पर्यावरण के मुद्दों पर बात करती, ये डेफिनेशन आपको समझाती है, एक डेफिनेशन यहाँ दी ये समझाती है आपको, एक डेफिनेशन ये समझाती है, और मैं कहती आपका पर्यावरण प्रदूषण की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। नहीं, ऐसा पढ़ाना नहीं कहते। ठीक है, हम जिसको नहीं आएगा ना, उसको हम जितना बच्चों की लैंग्वेज में समझाएंगे उसको उतना ही बेटर समझ में आएगा। इसलिए मैं बिल्कुल बच्चों की तरह ही पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, आपको एक एक वर्ड्स का मतलब बताती हूँ, इसलिए कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद में आपको नहीं लगेगा कि आपने पर्यावरण कभी समझा नहीं या प्रदूषण कभी पढ़ा ही ना हो। इसलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करने से आपके कोई भी, आपका ऐसा नहीं है कि आपका कोई नुकसान होगा। आप इसे शेयर करेंगे तो ये सभी तक पहुंचेगा, और कोई ना कोई, अगर एक भी बच्चा आपके कारण पढ़ पाता है
देखिए मैं ये वीडियो बना रही तो मुझे इससे कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो लोग पढ़ेंगे वो कुछ सीखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में काम आएगा। कहते हैं ना, दूसरों के लिए काम करिए, गॉड आपके लिए काम करेगा। थैंक यू सो मच।